मैं आज की सभा का आखिरी वक्ता है, उसके बाद अध्यक्षीय भाषण होगा। तो अंत में बोलने का बड़ा नुकसान है, और नुकसान ये है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो पहले ही बोली जा चुकी होती है, तो आपके पास नया कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। लेकिन सच बात यह है कि मैं ऐसा सोच कर आया भी नहीं था कि मैं कोई नई बात बोलूंगा या मेरे पास बोलने को नया कुछ है। हम लोग रोज ही कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो लगता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो एक क्रम में बोलते चले जा रहे हैं। तो एक साथ किसी मंचीय उद्बोधन के लिए इकट्ठी सामग्री तरतीब से होती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। एक बड़े नाजुक दौर में यह बैठक बुलाई है आप लोगों ने, और नाजुक दौर में इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में, लखनऊ में, कई जगहों पर जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं, बुलाया जाता है, तो पॉलिटिकल लोगों तक की हिम्मत नहीं होती है कि वो कहें कि आप जैसे बोलना चाहते हैं वैसे बोलिए। ऐसे में कैनरा बैंक, SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने ये हिमाकत की है और हमारे सामने कोई कर्टन रेजर नहीं रखा कि आपको इसी दायरे में बात करनी है, तो ये अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है। वो इतनी बहादुरी का काम है कि हम उसकी दिल्ली में बैठकर कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप सब लोगों को, कैनरा बैंक, SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन, वीरेंद्र जी, आपकी पूरी समिति, सबको बहुत बहुत बधाई। अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन एक बात जो मुझे कि वाकई महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में आपको सचेत तरीके से थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आपके स्वागत समिति भी देख रहा था, 11 लोगों की समिति है, उसमें सिर्फ एक महिला है। तो हम लोगों को इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बात जब रिप्रेजेंटेशन की आएगी तो सबसे पहले मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन की आएगी, उसके बाद कास्ट, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद बाकी सारी चीजें आएंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत क्या है और उसकी जरूरत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी याद में जितने भी चुनाव देखे हैं, और आपने भी जितने चुनाव देखे होंगे या जितने चुनावों के बारे में पढ़ा होगा, पहली दफा हमने रैलियों में कॉन्स्टिट्यूशन को लहराते देखा नेताओं को। पहली दफा ये हुआ है, और इसका असर ये हुआ है कि एक महामानव को, जिस पर आरोप है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को नेस्तनाबूद करने की, उसने दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में जब मीटिंग की तो दुनिया भर के अखबारों में फोटो छपी संविधान के सामने सिर झुकाते हुए। ये उस आदमी का शौक नहीं था, आपने इसके लिए उस आदमी को मजबूर किया है। ये संदेश है कि इस मुल्क में संविधान को आंख दिखाने वालों की हैसियत क्या होगी, और संविधान वो लकीर है जहां कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब मैं समझौते की बात कर रहा हूं तो मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जब बात संविधान की जो सबसे प्यारी लाइन है, पूरा संविधान किस बात के लिए लिखा गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों एक लिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इसकी जो आखिरी लाइन है वो है व्यक्ति की गरिमा। सिर्फ व्यक्ति की गरिमा को बचाने के लिए इतना बड़ा संविधान लिखा गया। संविधान के हर अक्षर में व्यक्ति की गरिमा है। तो क्या हुआ कि आज व्यक्ति की गरिमा सवालों के दायरे में आ गई? क्यों इस देश के हर नागरिक को लगने लगा कि व्यक्ति की गरिमा खतरे में है?
और क्यों जो लोग बीच बचाव की राजनीति करते थे, जो लोग सोचते थे कि वो इधर और उधर की बात करके बच जाएंगे या अपने आप को बचा ले जाएंगे, वो बर्बाद हो गए हैं इस चुनाव में। भारत की जनता ने उनको खारिज कर दिया है। जो लोग बहुजन राजनीति की बात करते थे, बहुजनों की ठेकेदारी की बात करते थे, उन तमाम बहुजन ठेकेदारों को खारिज कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हालत यह है कि बहुजनों के नाम पर बनी सबसे बड़ी, सबसे विशाल पार्टी का कोई विधायक नहीं। भारत की लोकसभा में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और वह हिस्सेदारी क्यों नहीं है? वह हिस्सेदारी इसलिए नहीं है कि आपने बहुजनों को ठगना शुरू किया, आपने बहुजनों को कमजोर करना शुरू किया, आपने बहुजनों की सौदागरी शुरू की, आपने बहुजनों को बेचना शुरू किया। ये बात आप में से कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी और बार बार कहनी पड़ेगी। जिनके हाथों में आप पूरी मासूमियत के साथ अपना पूरा मुस्तकबिल सौंप देते हो, आप अपनी पूरी जिंदगी सौंप देते हो, वो करते क्या है? वो किसी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बने हुए नहीं थे। वो किसी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काम नहीं कर रहे थे और कर रही थी। वो देश के संविधान के गद्दार हैं और उनको संविधान से गद्दारी की सजा दी है भारत की जनता ने। यह संदेश है कि जब भी भारत के संविधान से कोई गद्दारी करेगा, जब भी कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, उनके विचारों से गद्दारी करेगा, तो उनकी इस लोकतंत्र में हैसियत क्या होगी, उनकी इस लोकतंत्र में स्थिति क्या होगी। यह बात समझे जाने की जरूरत है, यह बात कहे जाने की जरूरत है। क्योंकि बीच बचाव की राजनीति हुई है। मैं मीडिया पर भी आऊंगा, क्योंकि मीडिया पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और होनी चाहिए। यह भी हिस्सेदारी की बात हुई है कि मीडिया में हिस्सेदारी नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं संविधान पर कुछ और बात करना चाहता हूं। आज अब यह कार्यक्रम क्यों कर पा रहे हैं? हम लोगों को इतनी महंगी महंगी टिकटें देकर आप क्यों बुलवा पाए? क्यों आप एक साथ इकट्ठे हो पाए? क्यों आज आप संविधान को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं? क्यों इतना बड़ा जमावड़ा लगा है? इसलिए लगा है कि इस देश में रिजर्वेशन नाम की एक चीज है, और वो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इस देश में सार्वजनिक उपक्रम है। और वो सार्वजनिक उपक्रम इसलिए है क्योंकि इस देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने की बात हुई। क्योंकि इस देश के संविधान बनाने वालों को लगा कि जब तक सार्वजनिक उपक्रम नहीं खड़े करेंगे, आप रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे, और जब तक रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे, तब तक आप आदमी और आदमी को बराबर नहीं कर पाओगे। और इसलिए इस देश में हर एक इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करने की बात हो रही है। यह प्राइवेटाइजेशन कोई देश के विकास के लिए नहीं है बाबू। यह प्राइवेटाइजेशन कोई इस बात के लिए नहीं है कि हेल्थ, एजुकेशन ये सब बेहतर हो जाएंगे। ये प्राइवेटाइजेशन इस बात के लिए है कि आप चोर दरवाजे से रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हो। और ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए है कि आप आदमी और आदमी की बराबरी के खिलाफ हो, आप आदमी और औरत की बराबरी के खिलाफ हो, आप खिलाफ हो मानव गरिमा, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत के। और इसलिए यह बात करनी जरूरी है कि क्यों हर संस्थान को आप प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहते हैं। आप जरा नजर उठाकर देखिए।